नाज़रीन, आप देख रहे हैं द लॉ शो। मैं हूं जाकिर खान। हम ब्रेक से पहले कॉल्स ले रहे थे, टेलीफोन कॉल्स का सिलसिला जारी था। उसी सिलसिले को जहां से मुनक़ता हुआ था वहां से स्टार्ट करते हैं और अपने अगले कॉलर की तरफ चलते हैं। हेलो अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। कौन सा बोल रहे हैं? जी, मेरा नाम अदील है जाकिर भाई। मैं एंटरप्रेन्योर वीज़े के हवाले से सवाल करना था मुझे। जी जी बोलिए। ये मेरे कज़न ने पाकिस्तान से अप्लाई किया था एंटरप्रेन्योर वीज़ा, उन्होंने और उनके दोस्त ने मिलके एज ए पार्टनरशिप में। वो रिफ्यूज़ हो गया। उन्होंने कोई 3 ऑब्जेक्शन लगाए थे, जिनमें से एक वो मिसकम्युनिकेशन हो गई थी एप्लीकेंट और इमिग्रेशन ऑफिसर के बीच, और 2 उन्होंने लगाए थे रिसर्च के हवाले से कि आपने जो पॉइंट ऑफ सेल्स बताया है वो इतना कोई खास नहीं है, उसके अराउंड जो है वो मार्केट बहुत बड़ी है, तो हम नहीं समझते कि आप बहुत अच्छा वहाँ पे कोई काम कर सकते हैं। और दूसरा उन्होंने लगाया कि जो आपका यूनिक सेलिंग पॉइंट है वो आपके नहीं है, वो बेसिकली ड्यूरिंग द डिस्कशन इमिग्रेशन ऑफिसर ने जो डिस्कस किया आपने वो लिखा है। तो बेसिकली वो उन्होंने रिफ्यूज कर दिया था इन तीनों पॉइंट्स के ऊपर। और उसके बाद एडमिनिस्ट्रेटिव रिव्यू में गया, उसमें उन्होंने एक पॉइंट जो मिसकम्युनिकेशन वाला था वो तो उन्होंने वेव ऑफ कर दिया, लेकिन 2 को वैसे ही रखा। अब मसला ये है कि जो बिजनेस प्लान उन्होंने दिया था, बिजनेस प्लान के अंदर वो कह रहे हैं हमने क्लियरली ये बात लिखी है कि हमारा जो यूनिक सेल्स पॉइंट है वो 10% डिस्काउंट हम ऑफर करेंगे, और लॉन्ग टर्म जो भी उन्होंने यूनिक सेल्स उन्होंने बनाई थी वो उन्होंने बताई। मैं पूछना आपसे ये चाह रहा हूँ कि अपील में जाना है, अब 28 दिन का टाइम है, क्या मैं यहाँ से अपील कर सकता हूँ उनके केस के लिए? देखिए, पहली चीज बहुत जेन्युइन है उनका। पहली चीज तो ये है, आप कहिए प्लीज। पहली चीज ये है कि अपील का उनके पास राइट नहीं है, ठीक है ना। उनको अपील का राइट नहीं। आप एडमिनिस्ट्रेटिव रिव्यू पे उनको 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 वो मौका मिला था, ठीक है, जिसमें एंटी क्लियरेंस मैनेजर ने उनका केस दोबारा से देखा होगा, जिसको उन्होंने रिफ्यूज़ कर दिया। अब अपील नहीं कर सकते वो। शायद कह रहे हैं, चैलेंज कर रहे हैं हाई कोर्ट में। इसको जुडिशल रिव्यू के लिए आप जा सकते हैं, यानी कि हाई कोर्ट में आप इस जो एडमिनिस्ट्रेटिव रिव्यू है या जो पहले उन्होंने डिसीजन दिया था उसको चैलेंज कर सकते हैं। और उसमें सॉरी, मैं ये कहना चाहता हूँ आपको ये पॉइंट्स तो मैंने तीनों बता दिए आपको, जो ये देखिए ये इस तरह नहीं, इस तरह बड़ा मुश्किल हो जाता है कि अब आप ये कह रहे हैं कि वो कह रहे हैं कि आपने पता नहीं ये यूएसपीज यूनिक सेलिंग पॉइंट जो हैं वो इमिग्रेशन ऑफिसर से लिए हैं। अब मुझे नहीं पता कि उनकी क्या एक्सप्लेनेशन है, क्या नहीं है, उनके बिजनेस प्लान में क्या है क्या नहीं है। लेकिन इसका प्रोसीजर ये है कि अगर वो उसको चैलेंज करना चाहते हैं और अगर ये समझते हैं कि जी हमारे बिजनेस प्लान में तो सारा कुछ था और जेन्युइनली हमने सारा कुछ दिया भी है और बिल्कुल जो है वो जो एंटी क्लियरेंस ऑफिसर है उसने गलत तरीके से रिफ्यूज़ किया है, सही तरीके से नहीं केस देखा, तो फिर इसका इलाज ये है कि इसको फिर जुडिशल रिव्यू के ज़रिए चैलेंज किया जा सकता है यहाँ पे हाई कोर्ट में, और वो यहीं पे ही चैलेंज किया जाता है और यहीं से एप्लीकेशन हो सकती है। यहाँ से एप्लीकेशन हो सकती है, यानी कि मैं अगर स्टेप फॉरवर्ड करूँ तो मैं यहाँ से इस केस को फर्दर प्रोसीड कर सकता हूँ? जी बिल्कुल, मतलब इंस्ट्रक्शन तो वही देंगे जो आपके दोस्त हैं, लेकिन वो यहाँ पे किसी भी सोलिसिटर को यहाँ पे वो इंस्ट्रक्ट कर सकते हैं जो उनके बिहाफ पे यहाँ पे कोर्ट में केस फाइल कर सकते हैं। ओके जाकिर भाई, बहुत शुक्रिया। आई विल गेट बैक टू यू इन द ऑफिस। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़। अगले कॉलर की तरफ चलते हैं। हेलो हेलो जी जी हेलो, कौन सा बोल रहे हैं? यूसुफ साहब जी अस्सलाम वालेकुम यूसुफ साहब, आपकी कॉल थ्रू हो चुकी है। मैं जाकिर खान बोल रहा हूँ, बोलिए क्या सवाल है आपका? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी यूसुफ साहब, जी मुझे ये पूछना था कि वो बायोमेट्रिक हो गया है कि अपील अलाउ होने के बाद, तो उसके बाद वो कार्ड कितने टाइम तक आता है? क्योंकि मैं ऑलरेडी मंथ के ऊपर हो गया है, लोग बोलते 10 दिन में आता है, तो उनको कोई कांटेक्ट करने का कोई नंबर वगैरह मिल सकता है सर जी? देखिए नंबर तो कोई मुझे भी याद नहीं है, लेकिन उसका ज़रूरी नहीं है कि 10 दिन के अंदर आ जाए। बाज़ वक़्त चंद हफ्ते लग जाते हैं, 2-3 महीने भी लग जाते हैं। तो उसका बेहतर तरीका ये है कि जो बायोमेट्रिक हो गए हैं और ऑब्वियसली उस पर भी कोई एड्रेस वगैरह होगा, तो अगर आपके वकील हैं तो वकील उनको लेटर लिख सकते हैं होम ऑफिस को, नहीं तो आप ख़ुद फिर लेटर लिख सकते हैं, कांटेक्ट कर सकते हैं कि जी बायोमेट्रिक हो गए और कितना टाइम लगेगा। लेकिन आम तौर पे अगर अभी महीना ही हुआ है तो कोई इतनी परेशानी वाली बात नहीं है। ज़रूरी नहीं है कि 10 दिन के अंदर अंदर बायोमेट्रिक कार्ड जो है वो आ जाए। बायोमेट्रिक होने के बाद 2-3 महीने लग सकते हैं, कोई ऐसी बात नहीं है। थैंक यू वेरी मच सर। जी बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़। अगले कॉलर की तरफ चलते हैं। हेलो हेलो अस्सलाम वालेकुम।
जी वालेकुम सलाम, कौन सा बोल रहे हैं? डॉक्टर साहब मैं अहमद बात कर रहा हूँ। जी बोलिए, क्या सवाल है आपका? डॉक्टर साहब मेरे पास 3 साल की डिस्क्रिप्शन लीव थी जो ख़त्म हो रही है नवंबर में। तो मैंने 1-2 लाख प्रोग्राम में कहते सुना है सोलिसिटर से कि अभी वो जो डिस्क्रिप्शन लीव वाले हैं वो सेम डे सर्विस के लिए वो जा सकते हैं विंडो पर। एक तो मुझे प्लीज़ ये कंफर्म करना था, और एक सवाल ये है कि मेरा जो है, मैं वैसे कंपनी में एक जॉब करता हूँ लेकिन मेरे पास प्राइवेट हायर का बैज है जो ख़त्म हो रहा है इस 10 तारीख को, और वो मुझे नया नहीं इशू कर रहे क्योंकि कह रहे हैं कि तुम्हारे पास जो है वो 3 साल का वैलिड वीज़ा नहीं है, राइट टू वर्क नहीं है। तो मुझे ये ऐसे इमिग्रेशन से रिलेटेड तो नहीं है, तो मुझे क्या करना चाहिए? क्या आप मुझे? अच्छा, पहली बात तो ये है कि आप सेम डे सर्विस पे जा सकते हैं, ठीक है। आपका वीज़ा कब ख़त्म हो रहा है? नवंबर में। अच्छा, नवंबर में है। अच्छा ठीक है, तो जब 28 दिन रह जाएं वीज़े को ख़त्म होने में, तो फिर आप जाके इंडेफिनिट के लिए अप्लाई कर सकते हैं और सेम डे सर्विस पे जा सकते हैं। अब जहाँ तक आपका वो लाइसेंस के बैच का ताल्लुक है, तो मुझे तो नहीं पता कि एग्जैक्टली उनके क्या कानून क्या उनको उनके रूल्स क्या हैं कि जी 3 साल का वीज़ा होना ज़रूरी है कि नहीं, लेकिन मुझे ज़रा थोड़ा सा अनफेयर लगता है कि अगर ऐसा हो, क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि किसी के पास 3 साल का वीज़ा हो, एज लॉन्ग एज आपके पास राइट टू वर्क खत्म हो रहा है। लेकिन आपके पास राइट टू वर्क तो अभी नवंबर तक तो वैसे ही है ना, तो नवंबर तक तो वैसे ही आपके पास राइट टू वर्क है। तो जब तक आपके पास राइट टू वर्क है उस वक्त तक तो आपको उनको एकोमोडेट करना चाहिए। तो आप इस बेसिस पे उनको आपको चाहिए कि आप उनसे बात करें, जो भी रेलेवेंट अथॉरिटी है या किसी वकील के ज़रिए, कि जी ये नवंबर तक इनका वीज़ा तो वैसे ही है, तो आप इनको किस तरह रिफ्यूज़ कर रहे हैं। और फिर जब आपका वीज़ा ख़त्म होने वाला होगा तो उससे पहले आप जाके सेम डे सर्विस पे इंडेफिनिट ले सकते हैं। थैंक यू जी, बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। अगले कॉलर की तरफ चलते हैं। हेलो हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, कौन सा बोल रहे हैं? जी मैं आज़म बात कर रहा हूँ। तो मैंने बात करनी थी जाकिर साहब से। जी आपकी कॉल थ्रू हो चुकी है, मैं जाकिर बोल रहा हूँ। आज़म साहब बोलिए, क्या सवाल है आपका? अच्छा सर, मैंने ये असल में सवाल करना था कि ये जो आपने बताया था कि ये सिटीजनशिप अप्लाई करते हैं तो उसके लिए 10 ईयर में कोई कोर्ट कन्विक्शन वगैरह, तो मैंने सर ये पूछना था कि मेरा एक्चुअली ड्राइविंग की मुझे फिक्स पेनल्टी टिकट मिली थी, तो वो चूँकि मुझे लग रहा था कि उसने रॉन्ग दी है, एक टर्निंग गलत हो गई थी थोड़ी सी। क्या गलत हो गई थी? मुझे लग रहा था रॉन्ग टर्निंग पे, तो मैंने उसको हर कोर्ट में उसको फिर चैलेंज किया, लेकिन वो ये हुआ कि वो हर कोर्ट ने भी वो उसको नहीं सुना, यानी कि वो बात ना, तो वो सेम वही वो टिकट उन्होंने फिर उसी तरह 3 पॉइंट मुझे लगे थे और फाइन 100 पाउंड की टिकट थी वो उसी को कंटिन्यू किया। तो आया कि वो माइनर्स में है, कोई ज्यादा उसकी फिक्र की बात नहीं। जब नेशनलिटी अप्लाई करनी, कितना अर्सा पहले की बात है ये? वो तकरीबन 2 साल पहले की बात है। तो आपकी नेशनलिटी कब ड्यू हो रही है? नहीं, वो तो अभी मेरे 2 साल हैं, लेकिन वो मैं अभी ये पूछ रहा हूँ कि ये जो आपने कहा कि क्योंकि ये कन्विक्शन तो हुई, लेकिन ये फिक्स पेनल्टी थी जी, लेकिन मेरा नहीं ख्याल अभी आप जब 2 साल बाद अप्लाई करते हैं उस वक्त तक इसको ऑलरेडी 4 साल हो चुके होंगे, तो ये कोई 100 पाउंड और 3 पॉइंट्स आपको मिले हैं, तो मेरा नहीं ख्याल कि इस बेसिस पे या इस वजह से आपको वो रिफ्यूज़ करेंगे। इसमें बहरहाल जो फिक्स टिकट मिली थी ना, फिक्स थी ना, तो मैंने चैलेंज किया था कोर्ट में इसको। ठीक है, मैं समझ गया। तो इसमें बहरहाल होम ऑफिस की या नेशनलिटी डिपार्टमेंट की डिस्क्रेशन होती है, लेकिन आमतौर पे 3-4 साल हो जाएं तो मेरा नहीं ख्याल कि इसको ज़्यादा इशू बनाएंगे। जी बहुत शुक्रिया। नेक्स्ट कॉलर की तरफ चलते हैं। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम उस्मान है सर। मेरा क्वेश्चन ये है कि मेरे पास ई फैमिली मेंबर डिपेंडेंट वीज़ा 4 साल हो गए सर वीज़े को, नेक्स्ट ईयर मेरा इंडेफिनेट है। तो मुझे ये पूछना है कि क्या मैं अपने छोटे भाई के लिए एक्सटेंडेड फैमिली मेंबर वीज़ा अप्लाई कर सकता हूँ, और अगर कर सकता हूँ तो इसके कितने चांसेस हैं? देखें, छोटे भाई के लिए अगर आप एक्सटेंडेड फैमिली मेंबर के वीज़ा अप्लाई करते हैं तो वो आप पे डिपेंडेंट है? जी, वो मेरे पे डिपेंडेंट है, लेकिन 25 ईयर्स ओल्ड है। वो यहाँ पे स्टूडेंट वीज़े पे था, उसका ओवरस्टे हो गया है 1 साल से। देखें, बात ये होती है जब आप ऐसा वीज़ा अप्लाई करते हैं तो इसमें ऑल्दो की प्रोविज़न तो होती है कि आप कर सकते हैं, लेकिन
इतना आसान नहीं है, ख़ास तौर पे जब वो 25 इयर्स के हैं, यहाँ पे ओवर स्टेयर हैं, स्टूडेंट आए थे, आपको एविडेंस शो करना होता है कि वो आने से पहले आप पे डिपेंडेंट थे, आपके साथ रह रहे थे, अब भी वो डिपेंडेंट हैं आप पे, आपकी वाइफ पे इनफैक्ट, क्योंकि असल यूरोपियन सिटीज़न तो वही है ना कि वो कि उन पे वो डिपेंडेंट हैं थ्रू आउट। तो इस एज में 25 इयर्स में जिस तरह आप मुझे बता रहे हैं स्टूडेंट आए थे, ओवर स्टेयर हो गए, तो इतना आसान नहीं है, लेकिन बहरहाल प्रोविजन है। बेहतर है किसी वकील के पास जाके इसको डिटेल में डिस्कस करें। दूसरा क्वेश्चन मेरा ये है कि मैं अगर वर्किंग टैक्स क्रेडिट और चाइल्ड टैक्स क्रेडिट अप्लाई करूं, मेरा एक बेबी है, तो क्या ये इफेक्ट करेगा मेरे इंडेफिनिट पे या नहीं करेगा? आपके पास वो रेजिडेंस परमिट है ना अदर यहाँ पे 5 यूरोपियन, और आप कह रहे हैं कि अगर आप चाइल्ड टैक्स क्रेडिट के लिए अप्लाई करें? जी, चाइल्ड टैक्स क्रेडिट और वर्किंग टैक्स क्रेडिट। जी, अगर आप काम कर रहे हैं, एज लॉन्ग एज आप काम कर रहे हैं, आपकी वाइफ ट्रीटी राइट यहाँ पे एक्सरसाइज कर रही है, तो फिर फर्क नहीं। दोनों काम कर रहे हैं जी, तो फिर फर्क नहीं पड़ेगा एज लॉन्ग एज आप काम कर रहे हैं, अनलेस के फ्यूचर में कोई कानून में तब्दीली आ जाती है, क्योंकि यूरोपियन वो EU के हवाले से जैसा कि आपको पता है, अभी रेफरेंडम में फैसला हुआ था कि UK जो है वो बाहर निकले, तो अनलेस की गवर्नमेंट कोई कानून ले आती है, वक्तन फ़वक्तन चेंजेस आती रहती हैं, तो वो कुछ नहीं कह सकता, लेकिन करंटली जो सिचुएशन है उस हिसाब से तो फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। बहुत शुक्रिया। अगले कॉलर की तरफ चलते हैं। हेलो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कौन सा बोल रहे हैं? मैं साकिब बोल रहा हूँ। मैंने आपसे पूछना था कि आई बीन अ फैमिली मेंबर ऑफ अ यूरोपियन नेशनल, या तो उस बेसिस पे मुझे 5 इयर्स का रेजिडेंस परमिट मिला था, लेकिन बीच में प्रॉब्लम हो गया था। फिर उसके बाद मैंने अप्लाई किया था रिटेन राइट इन द UK, जो उन्होंने मुझे दिया था। ये मुझे रेजिडेंस परमिट 2012 में मिला था और रिटेन राइट इन द UK अभी मिला मुझे, ठीक है। अब ये जो है वैलिड टिल 2020 है। अब जो रेजिडेंस परमिट था वो वैलिड टिल 2017 अक्टूबर था, उस पे मुझे आगे इंडेफिनिट होना था। अब मैंने ये पूछना है कि जो मुझे रिटेन राइट इन द UK मिला है 2020 तक, इसमें जो टाइम है वो एग्जेम्प्ट हो जाएगा जो पीछे मैंने टाइम स्पेंड किया यहाँ पे, या मुझे 2020 तक वेट करना पड़ेगा? और मैंने ये भी आपसे पूछना था कि आगे कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगी, जो लॉज चेंज हुए हैं यूरोपियन के, तो इसमें कोई प्रॉब्लम वगैरह? देखें, जहाँ तक आगे का सिचुएशन है तो कुछ कहा नहीं जा सकता। मेरा नहीं ख्याल कि वैसे कोई मेजर किस्म की ऐसी चेंज होगी कि जिसकी वजह से जो ऑलरेडी यहाँ पे एग्जिस्टिंग ये डिपेंडेंट्स हैं उनको कोई फ़र्क पड़े, लेकिन ऑब्वियसली ये तो वक्त ही बताएगा जब गवर्नमेंट इस सिलसिले में क्या करती है। जो आपका पहला सवाल था ना, जो अब उसमें देखना ये होगा कि जो आपने पहले अपनी वाइफ की बेसिस पे, जी रेजिडेंस परमिट जो तो वाइफ की बेसिस पे था, उसमें कितना अरसा आपकी वाइफ थ्रू आउट काम करती रही हैं, जिसको आपके 5 इयर्स में शामिल किया जाए, और उसके बाद से कितने अरसे से आप काम कर रहे हैं, तो उस हवाले से कैलकुलेट करना होता है कि आपकी वाइफ जो है वो जब आप उनके साथ रह रहे थे या नहीं भी रह रहे थे, तो वो अपना ट्रीटी राइट कितना अरसा एक्सरसाइज कर रही थी। क्योंकि अगर उन्होंने आपको रिटेन राइट ऑफ रेजिडेंस दिया है तो उस हवाले से तो वो उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया कि आपकी वाइफ यहाँ पे ट्रीटी राइट जो है एक्सरसाइज कर रही थी एट द रेलेवेंट टाइम, जिस वक्त आपकी डिवोर्स हुई और आप लोग इकट्ठे भी रहे। लेकिन देखना ये है कि कितना अर्सा आपकी वाइफ वो ट्रीटी राइट एक्सरसाइज कर रही थी, और फिर उसके बाद जब आप डिवोर्स होती है आपकी, तो उसके बाद से लेकर आप ऑब्वियसली जब तक काम करें, आपने टोटल 5 इयर्स कंप्लीट करने हैं कि 5 इयर्स जो है आपकी वाइफ, और या फिर जब आपकी वाइफ से डिवोर्स हो गई तो आप ट्रीटी राइट एक्सरसाइज कर रहे थे। उसको ऑब्वियसली सारी जब तक सिचुएशन आपकी मालूम ना हो तो कुछ कहना मुश्किल है। बेहतर है किसी वकील के पास जाके आप इसको डिटेल में डिस्कस कर लें। बहुत शुक्रिया। नेक्स्ट कॉलर की तरफ चलते हैं। हेलो। अच्छा नाज़रीन, मुझे बताया जा रहा है कि एक मरतबा फिर ब्रेक का टाइम हो गया है, तो आप किधर जाइएगा नहीं, थोड़ी देर में दोबारा हाजिर होते हैं।